तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड की एपिसोड 67 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा ज़ाओची जिसके साथ इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए हीवनली स्वर्ड विला की तरफ निकल पड़ा है। तो ज़ाओची और सिस्टर ज़ूरो दोनों अपने स्नो पंछी के ऊपर बैठे होते हैं और वहीं पर बैठे बैठे ज़ाओची उससे लिटिल फेरी के बारे में पूछता है। उसे उसका नाम बताता है। सिस्टर ज़ूरो यानी कि प्रिंसेस उसे उसके बारे में बताती है कि वो 7 मेडन्स की हेड है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जहाँ तक कि मेरे फादर भी उसके पीछे लगे रहे हैं ताकि वो उससे शादी कर ले। ज़ाओची ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा भी जाता है क्योंकि उसने लिटिल फेरी को किस किया था और अगर इन सभी में से किसी को भी पता चल गया ज़ाओची ने उसके साथ ये सब कुछ किया है तो वो सभी लोग इसे मार डालेंगे। ज़ाओची बेचारा खुद भी काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है क्योंकि वो 7 मेडन्स की हेड है। प्रिंसेस जैसे पीछे घूमकर ज़ाओची की तरफ देखने लगती है। ज़ाओची क्योंकि बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है वो जल्दी से ज़ूरो को पीछे से पकड़ लेता है। वो उसे कहता है यहाँ पर हवा बहुत ज्यादा तेज है, मुझे अपनी बॉडी के साथ ही चिपका कर रखो। सिस्टर ज़ूरो से कहती है ठीक है तुम मेरी बॉडी के साथ चिपक कर रह सकते हो। फिर साथ ही वो उसे आगे डिटेल बनाना स्टार्ट करती है। वो उसे कहती है हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं स्वर्ड विला के जो इस वक्त के मास्टर हैं वो 47 ईयर की एज में एम्परर परफॉर्म राउंड में चले गए थे कि हमारा आज तक का रिकॉर्ड है हमारे ब्लू विंड कॉन्टिनेंट में। ऐसा और कोई भी कम उम्र बंदा नहीं है जो कि अपने एम्परर परफॉर्म राउंड में जा सका हो, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद चू युईचेन को पसंद करते हैं यानी 7 मेडन्स की हेड को पसंद करते हैं। ज़ाओची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मेरे और लिटिल फेरी के दरमियान उस दिन जो कुछ भी हुआ है अगर ये स्वर्ड विला के मास्टर को पता चल गया तो वो तो वाकई में मार डालेंगे, मुझे इस बात को सीक्रेट रखना होगा। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन हीवनली स्वर्ड विला के आउटर कोर्ट का दिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारी फैमिलीज पहले से आ चुकी हैं। ये सारी फैमिलीज इनके बच्चे यहाँ पर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर ज़ाओ सेक्टर के सेक्टर मास्टर को दिखाते हैं जिनका नाम ज़ाओ जुइटियान होता है और जुइटियान अपने बेटे से कह रहे होते हैं बेटा इस बार के टूर्नामेंट में तुम्हें अच्छी रैंकिंग लेकर आना पड़ेगी, चाहता हूँ कि इस बार की रैंकिंग में तुम टॉप 3 में अपनी जगह बनाओ। मुझे पता है कि तुम लिंगजुन का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि लिंगजुन पूरी सदी में पैदा होने वाला एक जीनियस है जिसका मुकाबला करना तुम्हारे लिए भी मुश्किल है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम लिंगजुन को हराकर फर्स्ट रैंकिंग को हासिल करो। मैं चाहता हूँ कि लिंगजुन को हराए बिना बाकी सभी को तुम हरा दो और सेकंड रैंकिंग को हासिल करो। तुम ऐसा कर पाओगे तो हमारा ज़ाओ सेक्टर का नाम बहुत ज्यादा रोशन हो जाएगा। ज़ाओ सेक्टर का सेकंड सन और उसका थर्ड सन जो कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं वो दोनों ही अपने फादर से कहते हैं फादर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इस बार के टूर्नामेंट में अच्छी रैंकिंग हासिल करेंगे और मैं तो इस बार के टूर्नामेंट में सेकंड रैंकिंग जरूर हासिल करूंगा। यहीं से दूसरे रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ाओ सेक्टर के एक दूसरे छोटे सेक्टर यानी कि एक ब्रांच सेक्टर के एक लीडर बैठे होते हैं और वो भी अपने बेटे से कह रहे होते हैं बेटा ज़ाओ ज़ेन इस बार का टूर्नामेंट तुम्हारा नाम रोशन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है। चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में तुम बाकी के सभी ज़ाओ सेक्टर के बच्चों को दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो, साथ ही बाकी की सारी दुनिया को भी दिखा दो कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अच्छी बात ठीक है कि मैं ज़ाओ जुइटियान से सेक्टर लीडर की पोजीशन को हार चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सेक्टर लीडर के बेटे को इस बार के टूर्नामेंट में हरा कर मेरा नाम रोशन करो, मेरा बदला लो। उनका बेटा ज़ाओ ज़ेन उनसे कहता है फादर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। यहीं से तीसरे रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ाओ सेक्टर के मेडिसिन सेक्टर के एल्डर बैठे होते हैं। ये अपने बेटे से कहते हैं नैनियर मुझे पता है कि अभी तुम काफी ज्यादा कमजोर और अपने बाकी के सेक्टर ब्रदर्स से काफी ज्यादा वीक हो यानी कि तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम टॉप 100 की रैंकिंग में जरूर आओ, सके तो टॉप 50 में लाजमी आना क्योंकि टॉप 50 में आने से ही तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी और मेरा भी नाम रोशन होगा क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटा एल्डर हूँ। ये जगह तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, यहाँ पर तुम अपने हार्ड वर्क को ट्राई कर सकते हो कि तुमने जितनी ज्यादा मेहनत किया क्या तुम्हें उसका फल भी मिला है या नहीं। तो ये ज़ाओ नैन के ग्रैंडफादर है, उसके डैड नहीं। तो ज़ाओ नैन अपने ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडफादर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस बार के टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन हीवनली स्वर्ड विला माउंटेन गेट का दिखाया जाता है जहाँ से 7 मेडन्स अपनी स्टूडेंट्स को लेकर आ रही हैं जो कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हैं। तो इन स्टूडेंट्स में हमारी किंगजू भी होती है जो कि हमारी ज़ाओची की वाइफ है, उनके साथ साथ 7 मेडन्स की हेड भी है चू युईचेन भी। वो लोग जब वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को अपना पास देते हैं तो वो लोग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है ये तो चू युईचेन है, ये तो सुना था ये कभी भी अपने पैलेस को छोड़कर बाहर नहीं निकलती, ये यहाँ पर इस बार के टूर्नामेंट में पर्सनली आई है, जाकर जल्दी से जल्दी जाकर सेक्टर मास्टर को बताना होगा क्योंकि सेक्टर मास्टर इस औरत को लाइक करते हैं, वो ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो दूसरा गार्ड उसे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुम जाकर सेक्टर लीडर को इस बारे में बताओगे और अगर उनकी वाइफ ने इस बारे में सुन लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगी। सेक्टर लीडर की वाइफ के सामने इस औरत का नाम लेना एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो किंगजू की मास्टर भी साथ होती है। किंगजू की मास्टर लिटिल फेरी से कहती है सिस्टर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मुझे पता है कि तुम्हें ऐसी जगह के पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और पिछले कई सालों से तुम अपने पैलेस से निकली भी नहीं हो। पिछले 10 साल से तुम फ्रोजन पैलेस के अंदर ही रही हो और कभी भी अपने फ्रोजन पैलेस से बाहर नहीं निकली और किसी भी टूर्नामेंट में शामिल नहीं हुई। लिटिल फेरी से कहती है तुम्हें भी पता है कि मैं काफी अर्सा तक दुनिया से दूर रही हूँ, इस बार के टूर्नामेंट में स्पेशली देखने के लिए आई हूँ कि आखिर हमारे यंगर जनरेशन के बच्चे क्या कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि इन सभी की पोटेंशियल कहाँ तक पहुंची
और ये कहाँ तक आगे बढ़े हैं। किंगजू की मास्टर से कहती है, सीनियर सिस्टर तुम किसी से भी झूठ बोल सकती हो पर मुझसे नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझती हूँ। तुमने मुझे यहाँ पर आने की जो वजह बताई है, मुझे नहीं लगता कि ये वजह वैलिड है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। 6 महीने पहले तुमने पैलेस को छोड़ दिया था, तुम पता नहीं कहाँ पर चली गई, और जब तुम वहाँ से वापस आई पिछले महीने से तुम वापस आई हो, तब से तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा हार्टलेस है। तुम हमेशा किसी बारे में सोचती रहती हो। और उसके बाद जब यहाँ पर टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, तुमने पर्सनली रिक्वेस्ट की कि तुम भी यहाँ पर आना चाहती हो, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से तुम यहाँ पर इस टूर्नामेंट में चली आई हो। फेरियो से कहती है, यहाँ पर तुम्हें सब के बारे में पूछने की इजाजत नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, टूर्नामेंट को खत्म करते हैं और वापस चलते हैं। और फिर साथ ही वो किंगजू को अपने पास एक नेकलेस देती है और कहती है, किंगजू इस नेकलेस को अपने पास रखना, हमेशा इसको पहने रखना। उसे कहती है, ठीक है मास्टर, मैं इसको पहन कर रखूंगी। तो जुनची और उसका साला वो दोनों भी यहाँ पर लैंड हो चुके हैं। जुनबा जाओची से कहता है, जीजा जी जरा देखो तो सही, ये हिमली स्वर्ड विला पैलेस कितना ज्यादा बड़ा है, इससे बड़ी जगह पहले कभी नहीं देखी। इनका तो आउटर कोर भी बहुत ज्यादा लग्जरियस है। मैंने भी कुछ ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि हिमली स्वर्ड विला सेक्टर क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इनके वेलकम करने का तरीका भी काफी ज्यादा अलग है। जरा देखे तो सही, यहाँ पर सामने एक नौकरानी खड़ी है। वो लड़की उन सभी से कहती है, प्लीज गेस्ट मेरे साथ है, मैं आपको आप सभी के रूम्स दे देती हूँ। आपको अपने रूम्स में ही आपके खाने भी मिल जाएंगे और आपके कपड़े भी मिल जाएंगे। साउची अपने रूम में जाने से पहले प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस मेरा रूम तुम्हारी बगल वाला है, अगर तुम्हें नींद ना आए या फिर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो मेरे पास आ जाना। ज़ोरो से कहती है, जूनियर ब्रदर अभी यहाँ पर 3 साल के बाद आई हो, हमें 3 साल के बाद ही यहाँ पर आने का मौका मिलता है और मुझे नहीं लगता कि दोबारा तुम्हें यहाँ पर आने का मौका मिले। तो मैं तुम्हें पूरा विला घुमा कर लाती हूँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ये विला कितना बड़ा और शानदार है। तो वो जाओची और जुनबा दोनों को अपने साथ लेती है और हिमली स्वर्ड विला का टूर करवाना स्टार्ट करती है। प्रिंसेस जाओची से कहती है, यहाँ के 2 एरिया हैं, एक को स्वर्ड मैनेजमेंट टेरेस कहा जाता है और दूसरे को स्वर्ड डिस्कॉर्ड्स एरिना कहा जाता है। हमारा टूर्नामेंट स्वर्ड डिस्कॉर्ड एरिना में होने वाला है, तुम बताओ कि तुम कौन सी जगह को पहले विजिट करना चाहोगे। वो लोग अभी चलते हुए जा रहे होते हैं कि उसी वक्त से पीछे से आवाज आती है, हिमली बर्निंग सेक्टर का यंग मास्टर जिसका नाम फेंग जुई चैंग है। प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस कैंग जुई काफी लंबे अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। ऐसे मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम भी यहाँ पर इस बार के टूर्नामेंट में आओगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो प्रिंसेस उसे कहती है, यंग मास्टर फैन मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं तो यहाँ पर अपने इन दोस्तों को विला का टूर करवा रही हूँ। आपको मुझसे और कोई काम नहीं है तो फिर मैं अपने दोस्तों को टूर कंटिन्यू करवाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे अभी इन्हें सारी जगह दिखानी है। यंग मास्टर फैन उसे कहता, हाँ क्यों नहीं, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बाद में मिलने के लिए आऊंगा, फिर हम लोग बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। साथ ही वो सोच रहा होता है, प्रिंसेस कैंग जुई तुम इस बारे में सोचना भूल जाओ कि तुम किसी और की हो जाओगी, मैं एक ना एक दिन तुम्हें हासिल कर लूंगा। यंग मास्टर फैन के साथ उसका दूसरा भाई भी होता है, जबकि इनका तीसरा भाई जो कि इस वक्त ब्लू विंड परफाउंड पैलेस में है, नाम फैन जुई चैन है, जिसकी जाओची के साथ वहाँ पर फाइट हुई थी। छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है, ब्रदर तुम तो लड़कियों के साथ वाकई में बहुत ज्यादा सब्र से काम लेते हो, मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैंने तो कब तक इसके साथ कुछ ना कुछ कर दिया होता, तुम तो अभी तक इसके हाँ के इंतजार में बैठे हुए हो। बड़ा भाई उसे कहता है, हमें यहाँ पर सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हालांकि इंपीरियल फैमिली की हालत काफी ज्यादा खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंपीरियल फैमिली से नहीं, वो एक प्रिंसेस है और हमें उसे एक प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त जाओची अपने बिस्तर पर लेटा होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। जाओची कहता है, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। वो उठकर बाहर चला जाता है और वो सिस्टर ज़ूरो के रूम में जाता है, उसके रूम पर नॉक करता है और उसे कहता है, तुम जाग रही हो। वो अंदर से बाहर निकलती है और उसे कहती है, जूनियर ब्रदर यून तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा टूर्नामेंट कल स्टार्ट होने वाला है, जाकर अपने रूम में आराम करना चाहिए, तुम अच्छी रेस्ट कर सको। जाओची जल्दी से आगे बढ़ता है और रोमांटिक मूड में आ जाता है और उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं रेस्ट करूंगा, लेकिन अपने रूम में नहीं, तुम्हारे रूम में। साथ ही वो उसके गाल के ऊपर उसे किस करता है और उसे उठाकर बिस्तर के ऊपर ले जाता है। वो उसे कहता है, मुझे ये बताओ क्या तुम भी यहाँ पर मेरे बारे में सोच रही थी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था। जाओची जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है, उसे अपनी गोद में बिठाकर उसे किस कर रहा होता है। इसी वक्त जाओची को महसूस होता है कि बाहर कोई खड़ा है। यंग मास्टर फैन बाहर खड़ा होता है। वो बाहर से प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस कैंग जुई की रात तो काफी ज्यादा अच्छी है और फुल मून निकला हुआ है, क्यों ना तुम मेरे साथ आओ, हम दोनों बाहर बैठकर खुले आसमान के नीचे तारों और आसमान की तरफ देखेंगे और चांद को घूरेंगे। क्या तुम मेरे साथ तारों को देखना चाहोगी? जाओची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, ये यंग मास्टर फैन तो प्रिंसेस के पीछे पड़ा हुआ है, ये इसे रात के वक्त इनवाइट कर रहा है ताकि वो दोनों आसमान पर तारे देख सके। लगता है कि इसका ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रह जाएगा। प्रिंसेस उसे कहती है, यंग मास्टर फैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी के लिए मुझे रेस्ट करनी है, मुझे आसमान पर तारों को देखने का कोई भी शौक नहीं है। यहाँ पर चांद को देखने की बात हो रही है, लेकिन ज्यादा लोग तारे देखते हैं, इसी वजह से मैंने भी तारों को देखने ही कह दिया है। प्रिंसेस उसे कहती है, तुम यहाँ से जा सकते हो। यंग मास्टर फैन उसे कहता है, प्रिंसेस मैं कब से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें वो बात कहना चाहूंगा। जबकि प्रिंसेस उसे कहती है, मैंने कहा ना कि मैं पहले बेड के ऊपर लेट चुकी हूँ और सोने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज अभी के लिए यहाँ से चले जाओ, हम लोग बाद में बात कर लेंगे। इसी वक्त जाओची उसे किस करता है,
तो प्रिंसेस काफी अजीब सी आवाजें निकाल रही होती है। यंग मास्टर फैन को वो आवाजें आती हैं, लेकिन वो उन आवाजों को सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, लगता है कि तुम वाकई में इस वक्त सोने की कोशिश कर रही हो। तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हर बार मुझे इस तरह रिजेक्ट नहीं करोगी। अगली बार हम दोनों जरूर आसमान के नीचे बैठकर तारे देखेंगे। इस साथ ही यंग मास्टर फैन आसमान की तरफ देखता है, चांद की तरफ देखकर प्रिंसेस को इमेजिन करता है और कहता है, इस पूरी दुनिया में इसके अलावा किसी के पास भी ऐसी क्वालिफिकेशंस नहीं है जो कि तुम्हें हासिल कर सके, जबकि उसे तो पता ही नहीं है कि प्रिंसेस अंदर कौन से गुल खिला रही है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 67 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।